जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर दोस्तों 6 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का सेट आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखें दोस्तों। और हम लोग पूरा दोस्तों फुल डिस्कशन और साथ में इसका PDF आप लोग को चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए देखिए दोस्तों, बिल्कुल न्यू बुक है, जिसमें 16 सेट दिया गया है। चलिए क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, जो कि सही है दोस्तों। जो देवप्रयाग है अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग, यह दोस्तों अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी सही है। अलकनंदा मंदाकिनी नदी और दोस्तों यह रुद्रप्रयाग पर अवस्थित है, याद रखिएगा। फिर है दोस्तों कि अलकनंदा जो है नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है दोस्तों। फिर है कि केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़े पीठ के रूप में जाना जाता है, जो कि दोस्तों यह गलत है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 1, 2, 3, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, गंगा की जो प्रारंभ है यह भागीरथी व अलकनंदा के रूप में जाना जाता है। और अलकनंदा की 2 धाराएँ हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा, याद रखिएगा। अलकनंदा का कौन सा धारा है दोस्तों? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा, जिनका संगम दोस्तों हम लोग विष्णु प्रयाग के रूप में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका दिया गया है कि केदारनाथ, तो केदारनाथ की यहाँ पर बात कर लें तो देखिए, जो प्रसिद्ध बद्रीनाथ है घाटी है दोस्तों, यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है और यह अलकनंदा के तट पर स्थित है। और केदारनाथ पीठ की आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में शामिल नहीं किया गया है। देखिए तो शंकराचार्य द्वारा भारत के 4 दिशाओं में स्थापित 4 पीठ है। बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों, उत्तर दिशा में पड़ता है। पश्चिम दिशा में द्वारका जो कि गुजरात में पड़ता है, और पूर्व दिशा में उड़ीसा में जगन्नाथ है, और दक्षिण दिशा में दोस्तों श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 कि चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो चित्रकूट जलप्रपात है यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती नदी पर स्थित है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई दोस्तों 90 फीट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, बोलता है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना दोस्तों यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए दोस्तों, भारत के नदी घाटी परियोजना में यह एक ऐसी परियोजना है जो किसी द्वीप पर निर्मित है। और यह परियोजना दोस्तों कालपोंग नदी पर डिंगलीपुर नामक स्थान पर कालपोंग बांध बनाया गया है, और यहाँ पर 5.2 मेगावाट विद्युत उत्पादन की इकाई लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 79, शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा दोस्तों, एपीकल्चर। देखिए, शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए दोस्तों मधुमक्खी के वैज्ञानिक का प्रबंधन एपीकल्चर के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगर आपसे दोस्तों देखिए ऑप्शन में दिया गया है सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर याद रखिएगा, यह रेशम बनाने के लिए रेशम कीटों का पालन दोस्तों सेरीकल्चर कहलाता है। और मोरीकल्चर की बात की जाए तो मोरीकल्चर दोस्तों यह रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि की जाती है, उसे दोस्तों मोरीकल्चर कहते हैं। और लाख कल्चर जो है यह लाख के उत्पादन हेतु लाख कीटों का पालन करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो देखिए दोस्तों, यह अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया, और यह अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा है, तो याद रखिएगा। तो 80 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस तत्व के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है बोरेलियम, बोरेलियम में दोस्तों याद रखिएगा इसकी बाहरी कक्षा में 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। देखिए लिथियम दिया गया है दोस्तों, तो लिथियम का आपको परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 1, तो इसका दोस्तों बाहरी कक्षा में 1 हो गया। फिर है दोस्तों सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 11, तो इसका भी होता है 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका भी 1 हो गया दोस्तों। फिर है आपको हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का दोस्तों परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो बेरिलियम परमाणु क्रमांक है इसका दोस्तों 4 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बेक्यूरल के मापन इकाई हैं,
तो बैकरोल जो है दोस्तों यह किसकी मापन इकाई है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, यह रेडियोधर्मिता की। देखिए रेडियोधर्मिता की मात्रक बैकरोल हो जाएगा, प्रतिरोध की दोस्तों मात्रक आपका ओम हो जाएगा, और वेग का मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा या दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड, और चालकता का हो जाएगा सीमेंस। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है कि परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? तो देखिए दोस्तों परमाणु बंध जो है यह आपको स्थिति ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटर जो वाहन की चाल मापती है वह कहलाता है? तो देखिए दोस्तों जो मीटर वाहन की चाल मापता है वह दोस्तों स्पीडोमीटर कहलाता है। यह एक प्रकार के उपकरण है जो दोस्तों वाहन की चाल मापने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जबकि ओडोमीटर जो है यह पदमापी यानी कि वाहन द्वारा चली गई दूरी मापन करता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों चाल मापी, याद रखिएगा ओडोमीटर यानी कि चाल मापी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कि किसके सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाएं ऊतकों और अंगों को सूक्ष्म शरीर रचना यानी कि माइक्रो एटोनॉमी के अध्ययन को विज्ञान को कहा जाता है? याद रखिए दोस्तों उसे ऊतक विज्ञान को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि किसी पदार्थ को उस पदार्थ को सतह के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाला आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों किसी पदार्थ को कार्यफलन को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाला आवश्यक काम को न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है दोस्तों कार्यफलन को। नेक्स्ट है पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखिए दोस्तों जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है यह दोस्तों पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, और यह मोटी मजबूत छिद्र युक्त तथा निर्जीव होती है, और यह दोस्तों मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास है, तो वस्तु का द्रव्यमान दोस्तों याद रखिएगा किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसके द्वारा घिरा हुआ आयतन और उसके घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान दोस्तों जब जगह पर एक समान होता है, सब जगह पर एक समान, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पौधे में जाइलम की उपस्थिति में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो पौधे की जाइलम में दोस्तों याद रखिएगा यह जल का वहन होता है, और खाद्य पदार्थ का वहन कहेगा दोस्तों तो वह फ्लोएम हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 91 बोल रहा है कि बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे दोस्तों हम लोग आघूर्ण भुजा कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? देखिए दोस्तों सोयाबीन एक दलहनी फसल है, सोयाबीन में हो जाएगा आपका, और जिसका उपयोग खाने और तेल निकालने के लिए किया जाता है, और सोयाबीन का दोस्तों मुख्य घटक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। तो सोयाबीन में याद रखिएगा 38 से 40% दोस्तों प्रोटीन होता है, और 22% दोस्तों तेल होता है, और 21% कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण पैदा करता है, तो 93 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ऊंचा प्रक्षेप्य पथ, याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु दोस्तों क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल के प्रक्षेपित की जाती है तो उसको पथ को दोस्तों हम लोग परवलयाकार होता है, और पिंड को यह गति प्रक्षेप गति कहलाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक मानव कोशिका में दोस्तों कितने गुणसूत्र होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए दोस्तों 46 गुणसूत्र होते हैं एक मानव कोशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 95। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 95 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? देखिए दोस्तों रासायनिक परिवर्तन हम लोग पहले कहते हैं किसको? जब किसी वस्तु या पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे उसके गुणों और आंतरिक संरचना में भी दोस्तों परिवर्तन हो जाता है, उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे देखा जाए दोस्तों तो लकड़ी का जलना हो जाएगा, फल का पकना, लोहे में जंग लगना, ये सभी दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। देखिए जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया दोस्तों रासायनिक परिवर्तन लकड़ी का जलाना, यह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उद्द विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो उद्द विकास का सिद्धांत दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने दिया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 97 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है?
तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन बी दिया गया है निलंबन, यह दोस्तों एक प्रकार की विजातीय मिश्रण है कि दोस्तों जब मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं तो उस दोस्तों हम लोग विषमांग या विजातीय मिश्रण कहते हैं। जैसे दोस्तों निलंबन एवं विजातीय मिश्रण है जिससे ठोस के छोटे छोटे कण पर द्रव में, याद रखिएगा, बिना घुले फैले रहता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से किस जगत किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित है। तो देखिए दोस्तों जो आपका ऑप्शन ए दिया गया है मोनेरा। देखिए दोस्तों मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों भी सम्मिलित किया गया है और इस जगत में जीव सूक्ष्मतम या सरलतम होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस जगत के जीव प्राचीनतम और इस जगत के जीवधारियों का मुख्य लक्षण है दोस्तों, याद रखिएगा। वह मुख्य लक्षण क्या है तो याद रखिएगा कि इनकी कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ झिल्ली द्वारा बंधा न होकर बिखरा पड़ा रहता है और इनकी कोशिका दोस्तों भित्ति अत्यंत सुदृढ़ होता है जिससे पॉलीसेकेराइड्स के साथ एमिनो अम्ल में भी होता है और यह प्रकाश संश्लेषण रसायन संश्लेषी या परपोषी होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों जो पनीर है यह आपका ठोस में कोलाइडल विलयन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 100, बोलता है कि हरकत एक पेशीपाद की सहायता से होती है। तो किसमें दोस्तों हरकत एक पेशीपाद की सहायता से होती है तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, घोंघ है। जो घोंघा दोस्तों यह अमरुदंडीय प्राणी है जो नमी युक्त घास के मैदान तथा बगीचों में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों बोल रहा है कि जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों वर्तमान में दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 102, बोल रहा है कि कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। तो कैवल्य दोस्तों यह जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, जैन धर्म। जैन धर्म में कैवल्य को दोस्तों सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान कहते थे जो केवल तीर्थकर को ही प्राप्त होता था। जैन धर्मों में अज्ञान से पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ते समय 14 गुण स्थान से गुजरना पड़ता था जिसमें 13वां चरण ज्ञान था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 103, बोलता है कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण जो बंदरगाह शहर था यह दोस्तों आपका ताम्रलिप्त था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ताम्रलिप्त। यह दोस्तों प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो कि यह पश्चिम बंगाल के मिदनपुर जिले में स्थित था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चोलों का समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो चोलों के समय दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर यह आपका राइट हो जाएगा तंजावुर में। तो इसमें देखिए दोस्तों तंजावुर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 104 का, ऑप्शन नंबर सी। चोल शासक दोस्तों राजराज प्रथम जिसका कार्यकाल था 985 से 1014 ईस्वी तक। इस कला को दोस्तों महान संरक्षक था और तंजौर में इसका बृहदेश्वर या राजेश्वर यानी कि शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसी के शासनकाल में ही श्री विजय का शासक दोस्तों श्रीमार विजयो तुग बर्मन को नागापट्टिनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण से अनुमति दी गई थी और यह स्थानीय शस्वासन को प्रश्रय देने के लिए प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है खिज्र खां ने कौन सा राजवंश को प्रारंभ किया था। तो खिज्र खां दोस्तों याद रखिएगा यह आपका राइट हो जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश दोस्तों यह दिल्ली सल्तनत का चतुर्वंश था, याद रखिएगा, चौथा वंश था जिसका कार्यकाल दोस्तों सैयद वंश का 1414 से 1451 तक रहा था और खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था जो कि 28 मई 1414 को दिल्ली की सत्ता दौलत खान लोधी से छीनकर इस वंश की स्थापना किया था, सैयद वंश का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा का लड़ाई किस वर्ष लड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों खानवा का जो युद्ध है 17 मार्च 1527 ईस्वी में आगरा के पास खानवा नामक स्थान पर बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर है 1527 ईस्वी में। और यह दोस्तों इसमें बाबर की विजयी हुआ था, याद रखिएगा। देखिए भारत में मुगलों सत्ता स्थापित करने के लिए बाबर ने पानीपत के युद्ध 1526 में लड़ा था, खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा था और दोस्तों चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 में लड़ा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है असम ने अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष पथारूघाट किसान विद्रोह हुआ था। तब पथारूट किसान विद्रोह दोस्तों याद रखिएगा यह आपका 1894 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108, बोलता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो देखिए दोस्तों दिल्ली के जो फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा 1928 ईस्वी में। और दोस्तों देखिए, यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल ये सभी दोस्तों इसमें प्रमुख व्यक्ति थे। और इस संस्था का उद्देश्य था कि क्रांतिकारियों कार्यवाही द्वारा भारत में समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना, याद रखिएगा। और इस संगठन ने दोस्तों सैंडर्स हत्या, लाहौर संयंत्र, केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने का कार्य किया है। कौन था? HSRA। चलिए नेक्स्ट है कि जिस समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए दोस्तों, जिस समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछेगा आपसे, तो याद रखिएगा उस समय दोस्तों क्लीमेंट एटली थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इनका कार्यकाल की बात की जाए तो 1945 से 1951 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है दोस्तों कि अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों देखिए, जो अफगानिस्तान का साथ दोस्तों भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा 106 किलोमीटर। और दोस्तों यह ड्रोन सर ड्रोन के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्रोन रेखा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है देवमाली की सबसे पर्वत ऊंची चोटी। तो देवमाली की सबसे पर्वत ऊंची चोटी यह दोस्तों उड़ीसा के पूर्वी घाट पर स्थित है, जो कि राज्य की सर्वोच्च चोटी है, कोरापुट जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो भारत के दोस्तों पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात दोस्तों यह झारखंड राज्य के रांची जिला में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी जो है यह भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। और दोस्तों यह प्रवाहित हो जाती है खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट है मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को दोस्तों क्या कहते हैं? तो उस भार को याद रखिएगा हम लोग धारिता क्षमता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, धारिता क्षमता। नेक्स्ट है केरल में समुद्री तट को रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो केरल में दोस्तों जो समुद्री तट में बता रहा है, तो याद रखिएगा थोरियम धातु दोस्तों। तो थोरियम धातु की खोज आप याद रखिएगा 1828 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, थोरियम धातु। और यह दोस्तों खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह बर्जेलियस ने किया था, थोरियम एस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 117 बोलता है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसने थे? तो देखिए दोस्तों, जब 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में दोस्तों एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति में दोस्तों अध्यक्ष को छोड़कर कुल संख्या दोस्तों सदस्य की 6 थी, जो कि दोस्तों याद रखिए कौन कौन थी? तो देखिए अध्यक्ष पूछा, तो अध्यक्ष आपको याद रखना है कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। और 106 सदस्य थे। वो कौन? तो याद रखिएगा एन गोपाल स्वामी अय्यर, दूसरा थे दोस्तों अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर दोस्तों मनीलाल मुंशी, फिर सैयद सादुल्ला, फिर दोस्तों माधव राव, जिससे दोस्तों BL मित्रा के स्थान पर आए थे, फिर TT कृष्णमचारी आए थे दोस्तों, जो कि 1948 में इनकी मृत्यु के बाद DP खेतान को सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है यह दोस्तों अनुच्छेद 32 से संबंधित है, याद रखिएगा। और यह संविधान की भाग 3 में इसकी चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 बोलता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, जो 119 का ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि यह प्राप्त किए जाने वाला उद्देश्यों को दोस्तों इंगित करता है, जो कि यह दोस्तों बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के दोस्तों उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 120 का राइट हो जाएगा बी। 1967 से 1969 के बीच भारत के दोस्तों मोरारजी देसाई जो थे भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 बोलता है कि यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसे करने की शक्ति किसके प्राप्त है? तो यह दोस्त याद रखिएगा, यह आपको संसद के पास है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, संसद। यह दोस्तों इसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 342 के 2 में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 122 PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो PIL का दोस्तों पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट दोस्तों लिटिगेशन इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 123 बोल रहा है कि किस आयोग समिति के सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो यह दोस्तों आप याद रखिएगा, सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति के आधार पर। यह दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति। देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य की गठन आपको 1 नवंबर 1966 ईस्वी को सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति के सिफारिश पर किया गया था और इस समिति की घोषणा संसद के द्वारा 23 सितंबर 1965 को दिया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए दोस्तों, 52वां संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों का विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। इस संशोधन को दोस्तों दल बदल निरोधक कानून भी कहा जाता है, जो कि 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 101, 102 तथा 190 और 191 में संशोधन कर संविधान में दोस्तों 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 बोलता है कि भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश को नहीं अपनाया था। तो मौर्य वंश को दोस्तों इसमें कौन सा नहीं अपनाया था। तो देखिए दोस्तों, जो भारत का राजसी मौर्य वंश के शासक अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ की अनुकृति थी। तो इसमें आपका राइट हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो सत्यमेव जयते थे, यह दोस्तों नहीं था। और भारत सरकार द्वारा दोस्तों यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसमें 4 सिंह थे दोस्तों, शेर है जो एक दूसरे की ओर पीट करके बैठा हुआ है, जिसमें चौथा वह दिखाई नहीं देता है। और यह पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र, जिसका दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। और चिन्ह के नीचे दोस्तों सत्यमेव जयते अंकित है, जो कि मौर्य वंश से यह नहीं लिया गया है, यह दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का प्रचाल निम्नलिखित में से कौन है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, आर्थिक विकास का प्रचाल प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो बिहार में 2 प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर दोस्तों, यह याद रखिएगा, है आपका बांका जिला में है, बिहार के दोस्तों बांका जिला में अवस्थित है। और यह 12वें जैन तीर्थकर भगवान वासु पूज्य स्वामी जन्म से है बैरागी थे, यहीं के याद रखिएगा, जिन्होंने वैराग्य अवस्था में भ्रमण के क्रम में दोस्तों चंपापुरी में मंदारगिरी पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने तप ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिले में दोस्तों सीमाबद्ध था। तो देखिए दोस्तों, जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कुल 9 जिलों से दोस्तों सीमाबद्ध था। और वह जिला कौन कौन सा है, याद रखिएगा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और तथा अरवल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 9 जिला। नेक्स्ट है, सबसे अंत में कौन सी घटना घटी है। तो सबसे अंत में कौन सी घटना घटी है दोस्तों, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राज्याभिषेक कब हुआ था, तो दोस्तों आपको 323 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर बोल रहा है दोस्तों मेगास्थनीज का, देखिए दोस्तों भारत में आगमन कब हुआ था। तो मेगास्थनीज का दोस्तों भारत में आगमन यह 305 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, 305 ईसा पूर्व में। फिर अशोक का राज्याभिषेक दोस्तों यह आपको 269 ईसा पूर्व में हुआ था, सभी दोस्तों ईसा पूर्व में है। और फिर कलिंग विजय अशोक का दोस्तों कलिंग विजय कब हुआ था, तो यह आपको 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो देखिए दोस्तों यह सभी से लास्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अशोक का कलिंग विजय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार की शोक दोस्तों यह कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और कोसी नदी दोस्तों याद रखिएगा, इसका उद्गम होता है गोसाईयान चोटी के उत्तर में होता है। और इसका मुख्य धारा अरुण नदी यानी कि तिब्बत में दोस्तों इसको पंक्चू है। और कोसी की सहायक नदी याद रखिएगा याऊ, सुन कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तंबा कोसी, ये सभी दोस्तों इसका सहायक नदी है। नेक्स्ट बात है कि उत्पादन क्षेत्र के दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी कि रैंकिंग को दालें कौन सी हैं। तो यह दोस्तों 132 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मूंग और मसूर। देखिए दोस्तों वर्ष 2020-21 में बिहार में कुल दाल उत्पादन 412.32 हजार टन रहा था। उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें थी। 2018 और 19 के अनुसार दोस्तों मसूर 148 हजार टन था, मूंग और 118 हजार टन था, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि इनसे पैरी विज्ञान के प्रति प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक
आउटचिरिप कार्यक्रम है, इसका प्रथम आई से क्या तात्पर्य है? तो प्रथम आई से दोस्तों यह इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, नवाचार। याद रखिए क्या, नवाचार। और इसका दोस्तों याद रखिए, इसका पूरा नाम पूछेगा आपसे तो हो जाएगा इनोवेशन इन साइंस पुरस्यूट फॉर इंस्पिरिड रिसर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, इस अर्थव्यवस्था को उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 135 बोल रहा है कि नीति आयोग के संदर्भ में आई अक्षर का आशय है। तो देखिए दोस्तों, नीति अक्षर में आई जो है यह ट्रांसफॉर्मिंग होता है। आई अक्षर क्या है? तो ट्रांसफॉर्मिंग। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी दिया गया है, ट्रांसफॉर्मिंग। ऑप्शन नंबर डी में ट्रांसफॉर्मिंग। नीति आयोग को दोस्तों देखिए, नीति आयोग का पूरा नाम आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और भारत में दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था और जिसका अध्यक्ष दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 137 कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? तो किस भारतीय को दोस्तों विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए 137 के याद रखिएगा, जो बंगाली फिल्मकार सत्यजीत रे 1992 ईस्वी में दोस्तों इनको ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सत्यजीत रे। नेक्स्ट है, हॉकी के मैदान का आयाम यानी कि दोस्तों लंबाई चौड़ाई कितना होता है? तो हॉकी का मैदान के दोस्तों लंबाई चौड़ाई क्या रहेगा? तो लंबाई दोस्तों 91.40 मीटर होता है और 55 मीटर दोस्तों इसकी चौड़ाई होता है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित नहीं कहा है तो याद रखिएगा, देखिए गुगली, फुल टॉस और शॉर्ट पिच यह दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, जबकि जो स्ट्राइकिंग सर्कल जो है दोस्तों यह हॉकी से आपका संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, स्ट्राइकिंग सर्कल, यह याद रखिएगा हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला उद्यमिता दोस्तों यह प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 19 नवंबर को पूरे विश्व भर में, याद रखिएगा। और यह दोस्तों 2014 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा को शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है? तो देखिए दोस्तों 281 एंड बियॉन्ड यह भारतीय क्रिकेटर VVS लक्ष्मण की आत्मकथा है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी VVS लक्ष्मण। इनके द्वारा दोस्तों 2001 में ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रनों की पारी लिया गया था। नेक्स्ट है, पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी है। तो पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा त्रिनाद और टोगामे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों सऊदी अरब की आपको राजधानी पूछेगा तो सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों रियाद होता है। अगर उत्तर कोरिया की राजधानी आपसे पूछेगा तो प्योंगयांग होता है। चेक गणराज्य की आपको राजधानी पूछेगा दोस्तों तो प्रयाग हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा कोपेनहेगन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, डेनमार्क की राजधानी दोस्तों कोपेनहेगन हो जाता है। अगर पूछेगा आपसे दोस्तों स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? तो यह स्वीडन की राजधानी है। ओस्लो कहेगा तो ओस्लो दोस्तों आप याद रखिएगा यह नॉर्वे की राजधानी है। और वियना दोस्तों यह वियना आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था? तो अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार दोस्तों याद रखिएगा या दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जेसी बोस। जेसी बोस ने दोस्तों माइक्रोब के क्षेत्र में भी काम किया था और उन्होंने अति सूक्ष्म तरंगों के उत्पन्न कर हर्ट्ज डिटेक्टर में काफ़ी सुधार किया था। नेक्स्ट है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार दोस्तों याद रखिएगा सिको स्कर्बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सिको स्कर्बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों यह एक अमेरिकी विमान क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक थे और इन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। 1919 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में आने के बाद सिकोस्कर्बी ने दोस्तों 1923 में सिकोस्कर्बी एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना किया था और 1939 ईस्वी में इन्होंने सिकोस्कर्बी BS 3000 नाम का पहला व्यवहारिक अमेरिकन हेलीकॉप्टर बनाया था, जो कि दोस्तों आज भी अधिकांश देशों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है कि 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा भारत ये दोस्तों भूटान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है? अच्छा देखिए, तो क्वेश्चन 146 का रहा दोस्तों कि भारत में यानी कि 7वां हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन भारत में दोस्तों यह चेन्नई शहर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, बोलता है कि फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? 147 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, यह भूटान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा, यह सी डॉट के साथ। ऑप्शन नंबर 148 क्या हो जाएगा दोस्तों, सी डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार दिवस 2023 की थीम क्या है? तो बिहार दिवस दोस्तों 2023 की थीम आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा 7 निश्चय के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यह दोस्तों 2023 की थीम था। बिहार की स्थापना आपसे पूछेगा तो दोस्तों 22 मार्च 1912 को हुआ था, जिसमें दोस्तों बिहार दिवस 2023 की थीम था कि सतत निश्चय के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और इन दिन बिहार के लोगों की अपनी संस्कृति, परंपराओं और समृद्ध इतिहास को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बिहार के कितने पुलिस रेंज में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा? तो यार दोस्तों याद रखिएगा कितना किया जाएगा, तो 9। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार के दोस्तों 9 पुलिस रेंज में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।